2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ जहां भाजपा 9 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड दे रही है, तो वहीं सपा लगातार भाजपा सरकार की कमियों को गिनाने में लगी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर भाजपा को घेरा है। इस ट्वीट और देश प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। भाजपा सरकार आजादी के बाद एक ऐसी पहली सरकार है जिसने देश की राष्ट्रीयकृत संपत्तियों और विभागों को बेचने का पाप किया। देश के समस्त बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। अगर देश की जनता कहीं गलती कर गई तो पूरे देश को बेच देंगे, इसलिए सावधान रहना। 3 साल तक जेल में सड़ाने के बाद भी आजम खां एक मजबूत खंभे की तरह आज भी खड़े हैं। आजम खां के जान के दुश्मन भी भाजपा के लोग बन गए हैं और यही कारण है कि वायु सेना सुरक्षा करके ये उनके जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी 9 साल के कार्यकाल को विकास के रूप में लेकर के जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है और आपका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा धोखा धोखा धोखा, क्या है आखिर ये? स्वाभाविक रूप से जो भाजपा ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो महाधोखा साबित हुआ। क्योंकि जिसने भी भाजपा का दिया साथ, भाजपा ने बारी बारी से कर दिया उसका सत्यानाश। देश के नौजवानों ने झूम करके भाजपा की सरकार बनाई तो नौजवानों को मिला बेरोजगारी की त्रासदी। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां हो गई गायब। यहाँ तक कि यदा कदा कभी कोई विज्ञापन आया भी तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। इनकी सरकार बनाने में कभी पूरे देश की जनता ने झूम करके वोट दिया था। आज देश की जनता को महंगाई की आग में जलना और झुलसना पड़ रहा है। किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भाजपा ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा भी किया। लाभकारी मूल्य तो कभी मिला नहीं। अलबत्ते जब किसान का उत्पाद पैदा होता है, तैयार होता है, उसमें क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के हाथों में मजबूरी में औने पौने दामों में किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। अगर कोई ताकत उसकी बची खुची रह गई तो किसानों की फसल को छुट्टा जानवर चर करके सपाचट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यही नहीं, व्यापारियों ने तो इनकी सरकार बनाने के लिए चंदा भी दिया, वोट भी दिया, हर तरीके से मजबूत किया, लेकिन अब उन पर भी भाजपा की टेढ़ी नज़र हो गई। आज GST से संबंधित मामलों को ED के अंतर्गत जांच का अधिकार देकर के व्यापारियों के व्यापार को खत्म करने का एक साजिश किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर अभी तो GST से संबंधित अधिकारी उनका धनादोहन करते थे, अब ED के लोग आर्थिक शोषण के माध्यम से उनको इतना कमजोर कर देंगे कि वो व्यापार करने लायक नहीं रहेंगे। यही नहीं, भाजपा सरकार आज़ादी के बाद एक ऐसी पहली सरकार है जिसने देश की राष्ट्रीयकृत संपत्तियों और विभागों को बेचने का पाप किया। अभी हाल में इन्होंने देश के समस्त बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। और ये सभी संस्थान लाभ वाले संस्थान हैं। दिया किसको? अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया। आखिर क्यों? जिन सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें नौजवानों ने पाल रखी थी, उन नौजवानों की उम्मीदों को गला घोट दिया। जब सरकारी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो गए तो उद्योगपतियों के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, उनके श्रम का शोषण होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके सबको कमजोर किया, सबका सत्यानाश किया, सबका बंटाधार किया है। उसी के प्रति मैंने आगाह किया। अभी तो इन्होंने कुछ विभागों और कुछ राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचा है। अगर देश की जनता कहीं गलती कर गई तो पूरे देश को बेच देंगे, इसलिए सावधान रहना।
सर, आपने बेरोजगारी की बात कही, जबकि बीजेपी का कहना है कि हर महीने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी का ये दूसरा कार्यकाल है, योगी सरकार काम कर रही है और रोजगार देने की बात कर रही है। जो जनसंख्या है उसके सापेक्ष रोजगार घटा है या बढ़ा है, क्या दिख रहा है? रोजगार बेइंतहा घटा है, क्योंकि सरकारी विभागों में नौकरियां मिलती हैं तो नौजवानों को जीवन यापन करने का एक अच्छा मौका मिलता है। काम आप अभी भी नौजवान से लेंगे 8 घंटा, मेहनताना क्या देंगे? 8,000, 9,000, 10,000। इस महंगाई में 8,000, 9,000, 10,000 में कौन सा व्यक्ति किराए के घर में रह करके अपना खाना पीना खा सकता है, कपड़ा पहन सकता है? और मान लीजिए अपना खा पी भी लिया तो अपने माता पिता को क्या बाहर घर से निकाल देगा? अपने बीवी बच्चों को क्या स्कूल नहीं भेजेगा? उसे कपड़ा नहीं चाहिए, उसे खाना पीना नहीं चाहिए? 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया पाने वाला एम्प्लॉय कहाँ से लाएगा? कितना पाएगा? तो जब खुद के खाने के लाले हैं तो उसके बीवी बच्चे और क्या खाए पिएंगे? स्कूल कैसे जाएंगे? कपड़े कैसे बनेंगे? माता पिता क्या खिलाएगा पिलाएगा? तो स्वाभाविक रूप से ये श्रम का शोषण है और बेरोजगार नौजवानों का मजाक। सर, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे शिवपाल यादव, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को घटा करके जेड से वाई कर दिया गया और आज जो खबर आ रही है कि आजम खान की सुरक्षा व्यवस्था को ले लिया गया, वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था को। बार बार लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा बना हुआ। स्वाभाविक रूप से उनकी जान का खतरा था भी, है भी। 3 साल तक जेल में सड़ाने के बाद भी आजम खां एक मजबूत खंभे की तरह आज भी खड़े हैं, न टूटे हैं न झुके हैं, और आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा ने अब एक नया तिक्रम रचा है वाई श्रेणी सुरक्षा हटाने का, और वाई श्रेणी सुरक्षा हटाने का मकसद है कि जिस तरीके से आज अपराध जगत के गुंडे माफिया अपराधी जगह जगह सरकार के इशारे पर आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, उन्हीं बाहरी गुंडों के माध्यम से आजम खां के जान के दुश्मन भी भाजपा के लोग बन गए हैं। और यही कारण है कि वाई श्रेणी सुरक्षा करके ये उनके जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सर, यूसीसी को लेकर के बीजेपी आई कि यूसीसी देश में लागू किया जाए और सबको एक तरह से जो संवैधानिक अधिकार है वो मुहैया कराया जाएगा। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर सबसे पहले जल्दी में भाजपा सरकार कोई निर्णय लेती तो बाद में उसको पलटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस सरकार ने कभी 1,000 के नोट बंद किए थे और 2,000 नोट की चालू किए थे। आज 2,000 नोट भी बंद करने की हालत में आ गए। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जल्दी में फैसला तो ले लिया और उल्टे इनके गले की हड्डी बन गई, आज वापस ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यूसीसी लागू करने के पहले सबकी सहमति लेना आवश्यक है। सभी धर्मों, सभी पंथों के लोगों के साथ बैठना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का है, विभिन्न जातियों का है, विभिन्न पंथों का है, विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न बोल भाषा और विभिन्न वेशभूषा का है। इसे सभी को, सभी वर्गों के प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके आम सहमति बनानी चाहिए और आम सहमति के बाद लागू करेंगे तो शायद सरकार को बैकफुट नहीं जाना पड़ेगा। अन्यथा 2,000 नोट की तरह फिर से इनको अपने निर्णय को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी है, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो टिकट पाने के लिए उनके संपर्क में है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े और टिकट पाएं। ऐसे में वो ये जो कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वो न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, न समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, न समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो समाजवादी पार्टी के बिहाफ पर वो बयान कैसे दे सकते हैं? और न वो भाजपा सरकार में है कि हमारी लूपोल सारी जानते हो, और कोई संपर्क में होगा भी तो भाजपा बेहतर जानेगी कि ओम प्रकाश राजभर बेहतर जानेंगे।
इसलिए ये बच्चों का मजाक जैसा बयानबाजी करना ओम प्रकाश जी की आदत बन गई है। वो न कभी गंभीर बात करते हैं और न खुद गंभीर रहते हैं। वो हमेशा हल्के फुल्के बयान देने के आदी हैं, वही बयानबाजी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही है, और जो 80 सीटें हैं यूपी की, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? देखिए, कुल मिलाकर के हमारा मकसद है इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, नौजवानों के रोजगार का रास्ता प्रशस्त करने का, संवैधानिक आरक्षण की रक्षा करने का, जातिवार जनगणना कराने का, देश की जनता को महंगाई से बचाने का, और साथ ही साथ आज जिस तरीके से जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म कर संविधान के बताए रास्ते पर चलने का, तो स्वाभाविक रूप से इस क्रम में हम पूरी ताकत से लगे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा भाजपा की विदाई भी होगी। बात करने के लिए तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना था कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन वर्मा के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।